मुरैना में एक चुनावी जनसभा में कांग्रेस के विरासत पर टैक्स लगाए जाने के विचार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पूर्व पीएम राजीव गांधी के कार्यकाल का भी जिक्र किया और कहा कि उन्होंने इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति को हासिल करने के लिए पहले से चले आ रहे इस विरासत टैक्स को खत्म कर दिया था। मैं आज देश के सामने पहली बार एक दिलचस्प तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। जब देश की एक प्रधानमंत्री बहन इंदिरा जी नहीं रही तो उनकी जो मिल्कत थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, वो उनकी संतानों को मिलनी थी। लेकिन पहले ऐसा कानून था कि वो उनको मिलने से पहले एक हिस्सा सरकार ले लेती थी। कांग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था। तब चर्चा थी और व्यापक रूप से चर्चा थी कि जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, तो अब सरकार को पैसा चला ना जाए, प्रॉपर्टी को बचाना था, तो इन्होंने क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। खुद पर आई तो कानून हटा दिया और अब वहां मामला निपट गया। तो आज फिर सत्ता पाने के लालच में ये लोग वही कानून ज्यादा कड़ाई से वापस लाना चाहते हैं। बिना टैक्स के अपने परिवार की चार पीढ़ियों की अकूत धन दौलत हासिल करने के बाद अब ये लोग आप जैसे सामान्य मानवी की विरासत, आपकी मेहनत की कमाई, जो आपने अपने बच्चों के लिए बचत करके रखा है, उस पर टैक्स लगा करके आधी संपत्ति लूटना चाहते हैं। तो कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा द्वारा दिए गए बयान पर निशाना साधते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। दरअसल मायावती भी इस पूरे, जिसको कहते हैं कि विमर्श कह लीजिए, वाद विवाद कह लीजिए, उसमें वो शामिल हो गई हैं। उन्होंने इस कड़ी में 2 पोस्ट किए जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा भारत में धन के वितरण की आड़ में अमेरिका की तरह निजी संपत्ति पर विरासत टैक्स की सोच व उसकी पैरवी गरीबों की भलाई का कम राजनीति में प्रेरित इनकी गरीबी हटाओ की चर्चित विफलता पर से लोगों का ध्यान बांटने की एक चुनावी प्रयास लगता है। मायावती ने अपने दूसरे पोस्ट में कहा, उन्होंने सिलसिलेवार पोस्ट किया। दरअसल उन्होंने कहा कि जब तक भारत में संपत्ति व सरकारी भूमि वितरण आदि से जुड़े मामलों में दलितों और वंचितों के लिए न्याय का सवाल है, तो इनकी सरकारों की सही नियत के अभाव के कारण यहां गरीबी, पिछड़ापन, पलायन की व्यवस्था आदि दूर नहीं हो पाई। कांग्रेस को उसकी ऐसी दागदार विरासत से मुक्ति पाना मुश्किल है। तो मायावती ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस को अपनी दागदार विरासत से मुक्ति पाना मुश्किल है और ये दरअसल मुद्दा चुनावी है। गरीबी हटाओ का जो नारा रहा उसमें विफल रहने के बाद ये जो है कांग्रेस की एक रणनीति लगती है, ये कहा मायावती ने। तो आपने बीजेपी को सुना किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा
मायावती भी अब इस पर सुर में सुर मिलाती हुई नजर आ रही है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो पुराने दाग हैं वो हट नहीं सकते। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि विरासत टैक्स को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर स्पष्टीकरण दिया है। जयराम रमेश ने कहा कि उनके घोषणा पत्र में कहीं भी विरासत टैक्स का जिक्र नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस न्याय पत्र में धन पुनर्वितरण की बात होती है। मैं उनको चुनौती देता हूं। हमारे 50 पन्ने हैं, 50 पेज है ये मैनिफेस्टो, ये न्याय पत्र। इसमें एक शब्द हमने इस्तेमाल नहीं किया है जो कहता है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, धन पुनर्वितरण, ये कहीं नहीं है। तो उनका कहना है कि दरअसल जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का वो कहीं भी धन वितरण की बात नहीं कहता, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करता। और इस बीच में निजी संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी एक बहस जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 39B के तहत निजी संपत्ति को सामुदायिक भौतिक संसाधन बनाने के मामले पर अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह मानना गलत होगा कि निजी संपत्ति को सामुदायिक भौतिक संसाधन नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर निजी संपत्ति का इस्तेमाल सार्वजनिक हित के लिए किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिर्फ सार्वजनिक संसाधनों को ही सामुदायिक भौतिक संसाधन माना जाए, ऐसी सोच गलत है। कोर्ट ने प्राइवेट फॉरेस्ट और माइंस का उदाहरण देते हुए कहा कि प्राइवेट होने की वजह से उन पर सरकारी नीति लागू नहीं हो सकती, ऐसी सोच ठीक नहीं है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट और सामुदायिक संपत्ति के बीच का अंतर स्पष्ट होना चाहिए। दरअसल चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 9 जजों की संविधान पीठ इस बात पर विचार कर रही है कि क्या किसी निजी संपत्ति को संविधान के आर्टिकल 39B के तहत सामुदायिक भौतिक संसाधन माना जा सकता है या नहीं, और क्या सरकार जनहित को ध्यान में रखकर निजी संपत्ति का इस्तेमाल कर सकती है। बता दें कि आर्टिकल 39B राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, जिसके मुताबिक राज्य का दायित्व है कि वो समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस तरह से करे जिसमें जनता का भी हित हो। और इसके बाद इसके साथ ही साथ जो अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने केंद्र की तरफ से आज अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि ये जो है बहस का विषय है। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा विरासत टैक्स पर चुनावी घमासान ये रह रहा है। और विरासत टैक्स पर दरअसल चुनावी घमासान मचा हुआ है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो पूरा घमासान है इसको समझने की जरूरत है। विरासत टैक्स पर चुनावी घमासान लोकसभा चुनाव का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। विरासत टैक्स जब से सैम पित्रोदा का बयान आया है, कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने विरासत कर की पैरोकारी कर एक नई बहस छेड़ दी है। और यह नई बहस जो है वो जो कांग्रेस और बीजेपी वो पूरी तरह से उसके साथ में आमने सामने आ गए हैं। विरासत टैक्स पर चुनावी घमासान, कांग्रेस ने पित्रोदा के बयान से किया किनारा। कांग्रेस ने कहा कि यह बयान दरअसल हमारा नहीं है और यह सैम पित्रोदा का निजी बयान है। इसके साथ ही साथ बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस की लूट जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी ये कांग्रेस की लूट है और ये एक उनका एक जिसको कहते हैं कि चुनावी षड्यंत्र है जिसको बाद में वो लेकर आएंगे, ये कहा प्रधानमंत्री ने। कांग्रेस के राज में 3 दशक तक लागू रहा 1953 का संपदा शुल्क अधिनियम। तो ये संपदा शुल्क अधिनियम जो है वो 3 दशकों तक हमारे देश में लागू रहा। और इसके बाद ये समझने की जरूरत है कि ये जो पीएम मोदी ने मुरैना की रैली में इसका जिक्र भी किया और बताया कि कैसे ये खत्म हुआ। इससे संबंधित हमने आपको एक बाइट भी सुनाई जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरह से राजीव गांधी ने उसको खत्म किया था। विरासत कर पर मायावती ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। वो भी हमने अभी उनका ट्वीट दिखाया कि उन्होंने कहा कि जो विरासत के दाग हैं वो कांग्रेस धुल नहीं सकती। तो इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस कुल मिलाकर आमने सामने है। लगातार इसको लेकर के बयानबाजी हो रही है और दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात कह रहे हैं। तो विरासत टैक्स पर जो चुनावी घमासान है उसके अलावा ये जो हम 3 दशक तक कह रहे हैं कि विरासत टैक्स भारत में था, वो कैसा था? ऐसा था भारत का विरासत कर 1953 के संपदा शुल्क अधिनियम के तहत संपत्ति की विरासत पर टैक्स लगता था। और संपत्ति की जब विरासत होती थी तो उस पर टैक्स लगता था, करीब 85% टैक्स लगता था। यह टैक्स विरासत में मिली संपत्ति के मूल्य का 85% तक हो सकता था। यह समझने की जरूरत है कि कितना हो सकता था, यानी लगभग 85%। तो ये लगभग पूरा
एक तरह से कहा जाए कि पूरी संपत्ति ही सरकार ले लेती थी। जैसे अभी इनकम टैक्स में स्लैब है, उसी तरह संपदा शुल्क के स्लैब बने हुए थे, यानी कि जो मैक्सिमम था वो 85% था, 20 लाख से ऊपर लगता था, लेकिन उससे कम भी था अगर कुछ प्रॉपर्टी जिस तरह से हो उसके हिसाब से। जिस प्रॉपर्टी की कीमत जितनी ज्यादा होती थी उस पर उतना ही अधिक टैक्स देना होता था, और यह मैक्सिमम 85% तक लगती थी। जैसे 20 लाख रुपए से ऊपर की संपत्तियों पर 85% टैक्स लगता था। यह 1953 का संपदा अधिनियम है, जिसमें 20 लाख रुपए से ऊपर की अगर संपत्ति होती थी, विरासत में छोड़कर जाते थे, तो जो उत्तराधिकारी थे उनको 85% टैक्स देना होता था, यानी मालिक की मृत्यु के बाद लगभग पूरी संपत्ति सरकार हड़प लेती थी। तो यह समझने की जरूरत है कि क्या था ये संपदा का 1953 का संपदा का कानून, जो कि विरासत कर था। हालांकि इस व्यवस्था का वैसा लाभ नहीं हुआ जैसा कांग्रेस ने सोचा था, जैसा उस दौर की सरकारों ने सोचा था कि इससे हम कुछ पैसा इकट्ठा करेंगे और जो बात कहते थे कि असमानता को दूर करेंगे, वो असमानता दूर नहीं हो पाई, क्योंकि लोगों ने इसकी काट में भी तमाम सारे मुद्दे और तमाम सारी चीजें ढूंढ ली। राजीव गांधी के राज में खत्म हुआ कानून, इस बात पर उठे हैं सवाल। संपत्ति शुल्क अधिनियम 1953 को राजीव गांधी सरकार के पहले बजट में ही समाप्त कर दिया गया, जब 1985 में 84 में उनकी सरकार आई। वीपी सिंह थे उस दौरान वित्त मंत्री। 1 अप्रैल 1984 की तारीख से समाप्त कर दिया गया था कानून। जैसे ही सरकार आई तो पहले ही जो बैठक हुई उसमें इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक 1 महीने बाद, यानी 1 अप्रैल 84 को खत्म किया गया, और ठीक 1 महीने बाद यानी 2 मई 1984 को इंदिरा गांधी की वसीयत प्रकाशित हुई थी। ये कनेक्ट करने की जरूरत है, और दरअसल शायद यही वजह है कि बीजेपी लगातार इस तरह के जो आरोप है वो लगा रही है कांग्रेस के ऊपर। वसीयत के अनुसार इंदिरा गांधी की लगभग 21,50,000 रुपए से अधिक की संपत्ति उनके 3 पोते पोतियों को सौंप दी गई, जिसमें वरुण गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी थे। 3 पोते पोतियों को सौंप दी गई। वसीयत के अनुसार इंदिरा गांधी की लगभग 21.5 लाख से अधिक की संपत्ति उनके 3 पोते पोतियों को सौंप दी गई। 1 महीने बाद यह प्रकाशित की गई। तो इसके पीछे का सब कुछ जो एक निहितार्थ है वो समझने की जरूरत है। अब निजी संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट का मंथन लगातार जारी है, यह भी समझने की जरूरत है। निजी संपत्ति की बात हमने बताई। निजी संपत्ति को सामुदायिक भौतिक संसाधन मानने पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार मंथन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की एक संविधान पीठ इस पर मंथन कर रही है। निजी संपत्ति को सामुदायिक भौतिक संसाधन नहीं मानना गलत है, यह सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में आई है। अभी फिलहाल कोई ऐसा फैसला तो नहीं है, लेकिन निजी संपत्ति को सामुदायिक भौतिक संसाधन नहीं मानना गलत है, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट की जो 9 जजों की बेंच है, वहां से यह वॉइस आया है। 9 जजों की संविधान पीठ कर रही है इस मामले पर विचार। उनका कहना है कि निजी संपत्ति को भी सामुदायिक संसाधन समझना चाहिए। संविधान का मकसद सामाजिक बदलाव है, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का, कि जो संविधान का दरअसल मकसद है वो सभी को साथ लेकर चलने की और सामुदायिक बदलाव की है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 39B की जस्टिस अय्यर के फैसले का संदर्भ दिया। उन्होंने जस्टिस अय्यर के उस फैसले का संदर्भ दिया जिसमें वो कहते हैं कि जो निजी संपत्ति है वो भी समाज की है। संपत्ति बंटवारे में मार्क्सवादी व्याख्या का पालन नहीं कर सकते, यह भी समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गरीबों की संपत्ति, सभी की संपत्ति सब में बराबर बराबर बांट दी जाएगी, इस व्याख्या का जो मार्क्सवादी व्याख्या है इसमें भी सुप्रीम कोर्ट विश्वास नहीं करता, यह कहना है। कहा कि उसका पालन नहीं कर सकते, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो इस पूरे विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्या है इसका लीगल एंगल और क्या है इसका पॉलिटिकल एंगल, क्योंकि राजनीति को लेकर एक बहस, एक रार जो है वो छिड़ी हुई है पूरे देश में, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। 605 बदलो बदलो, आदत बदलो। बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य,
इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है न्यूज नाइट में, और हम चर्चा कर रहे हैं विरासत टैक्स पर किस तरह से सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। और आज का हमारा विशेष का विषय भी यही है, विरासत टैक्स पर सियासी संग्राम। विरासत टैक्स पर सियासी संग्राम आज का हमारा विशेष है और इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपका परिचय करा दें। विरासत टैक्स पर सियासी संग्राम, यह हमारी चर्चा का विषय है। हमारे साथ अनुजा कपूर बीजेपी के प्रवक्ता है, वो जुड़ी हुई हैं। स्वागत है अनुजा जी। रितु चौधरी कांग्रेस की प्रवक्ता है। रितु जी बहुत स्वागत है आपका। और DK दुबे कानून के विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम कानून के विशेषज्ञ के पास जाएं और ये समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो चर्चा है ये निश्चित तौर पर इसमें पॉलिटिकल एंगल तो बहुत सारा है, तो लेकिन इसको हम आम लोगों के लिए समझने की कोशिश करेंगे। एक तो DK दुबे जी, ये जो निजता का कानून है किस तरह से इसको समझना चाहिए, इस पर जो बहस गर्म है। दूसरी तरफ जो विरासत का कानून है ये भी 3 दशक तक देश में लागू था, कैसे समझना चाहिए इसको? देखिए, राइट टू प्रिवेसी तो सीधी सी बात है कि हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमारी प्रिवेसी रहनी चाहिए। अभी पुट्टू स्वामी के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये कहा कि भाई राइट टू प्रिवेसी फंडामेंटल राइट है और इसको बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब हम वेल्थ टैक्स की बात करते हैं, जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी हमको मिली वो वेल्थ के रूप में आई, और जब वो वेल्थ के रूप में कन्वर्ट हो गई कोई भी प्रॉपर्टी, तो सीधी सी बात है कि वेल्थ के रूप में कन्वर्ट होने के बाद वो वेल्थ टैक्स उस पर लगता था कि हमारे पास जो संपत्ति आई, जब जैसे ही सक्सेशन करेंगे और जैसे ही आपके पास वो प्रॉपर्टी आएगी उसकी एक वैल्यूएशन क्रिएट होगी, और जैसे ही वैल्यूएशन क्रिएट होगी तो उसके स्लैब है, इतनी प्रॉपर्टी है तो इतना टैक्स होगा, इतनी प्रॉपर्टी तो इतना टैक्स होगा। सवाल ये नहीं है कि ये क्या है, सवाल ये है कि क्या किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, किसी पार्टिकुलर उद्देश्य के लिए, किसी पार्टिकुलर प्रॉपर्टी के 100% सक्सेशन के लिए क्या कानूनों में संशोधन किया गया या कानून खत्म किया गया? तो जहां तक 84 की बात आती है कि भाई सब नागरिक भारत के एक समान हैं, और इस स्थिति में केवल इंदिरा गांधी की प्रॉपर्टी को सक्सीड करने के उद्देश्य से कानूनों को खत्म कर दिया जाए, ये तो देश के साथ बेईमानी है। पूरे देश को एक तरह से सवाल खड़ा कर दिया गया कि बाकी इससे पहले जो 1953 से लेकर और 1984 तक जिन लोगों की प्रॉपर्टियां थी और सरकार ने ले ली है, सरकार को प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में जमा हो गई, उनका क्या होगा? क्या एक पार्टिकुलर डेट से पहले और एक पार्टिकुलर डेट के बाद 2 स्थितियों में भेदभाव होना चाहिए? ये एक प्रश्न है, और मुझे लगता है ये गंभीर प्रश्न है कि उससे पहले वाली प्रॉपर्टियां जो ली गई उसको, क्योंकि आज की तारीख में जो कानून है उस कानून में आप कोई भी प्रॉपर्टी किसी की लेते हैं तो आप कॉम्पनसेट करते हैं उसको। हमने जमींदारियों की प्रॉपर्टियां जमींदारी एवोल्यूशन करके ली तो हमने उसको कॉम्पनसेट किया। हमने जो प्रॉपर्टियां प्रिंसली स्टेट से ली उनको कॉम्पनसेट किया, और आज की तारीख में भी कोई भी प्रॉपर्टी अगर हम किसी के एक्वायर करते हैं, चाहे पब्लिक पर्पस के लिए कर रहे हो चाहे प्राइवेट पर्पस के लिए कर रहे हो, तो उसमें भी हम फेयर प्राइस पे करते हैं। इसी को आर्टिकल 300 कैपिटल ए कहते हैं। अब अगर आर्टिकल 300 कैपिटल ए हमारे पास है तो क्या आज की स्थिति ऐसी हो सकती है कि आज आप फिर से रिवर्स 1953 चले जाएं? जी 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 प्री टू 1984 चले जाएं? ये बहुत गंभीर प्रश्न है जो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाते हैं। जी 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 जो आपने जो एक मूल प्रश्न उठाया वो निश्चित तौर पर उसके बड़े मायने हैं कि अगर 1984 में जब ये कानून बदला गया तो 1953 से लेकर 1984 तक जिन लोगों ने जो इस कानून के दायरे में आए, आखिर उनकी क्या गलती थी, ये भी इसको भी इस तरह से भी लिया जा सकता है। बहरहाल हमारे साथ में जो 2 खास मेहमान रितु चौधरी और अनुजा कपूर जी हमारे साथ। अनुजा कपूर जी, लगातार ये जब प्रधानमंत्री ये हमला करते हैं और ये कहते हैं कि ये जो कांग्रेस की पूरी नीति है ये अब एक दूसरी तरफ जा रही है और विरासत टैक्स शायद लागू करने की कोशिश कर रही है,
एक थिंक टैंक उनके सैम पित्रोदा के मुंह से ये निकल गया। दरअसल इसकी तैयारी तो पहले से की जा रही थी। क्या आपको लगता है कि ये कुछ ज्यादा नहीं है दरअसल, क्योंकि कांग्रेस इसका बार बार खंडन करती आ रही है? जय श्री राम। निखिल जी, ये बहुत ही डरावनी सिचुएशन के अंदर हम लोग खड़े हो गए हैं और मुझे एक बात की संतुष्टि भी अब सामने नजर आने लगे कि मोदी जी हमारे साथ 10 साल से खड़े हैं और आज 25 करोड़ गरीब जो हैं वो निकल कर पॉवर्टी लाइन से अलग आ चुके हैं। तो आप ये देखिए कि कैसे ये डरावनी सिचुएशन कांग्रेस ने खड़ी कर दी है कि आपके 55% का हक है, जो आपके बच्चों का हक है, वो ये छीनना चाहते हैं। और छीनने के साथ साथ औरतों का मंगलसूत्र, मतलब हिंदुओं के ऊपर हाथ होके पड़ गए हैं। ये इनके पास और कोई चारा नहीं है। इन्होंने कर्नाटका में भी ओबीसी के अंदर सारे कर्नाटका के जो कम्युनिटीज के जो मुस्लिम्स हैं उनके कास्ट को इन्होंने एक ओबीसी के अंदर लाकर खड़ा कर दिया। आप देखिए इनकी सोच, ये सिर्फ पित्रोदा की नहीं, ये सोच उनके उदित राज कांग्रेस के जो एमएलए हैं वो उनका पूरा ये जो पूरा एक स्टेटमेंट सामने आया, राशिद अल्वी का सामने आया। आज कांग्रेस की जो लूट है वो जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी। आप समझिए कि किस तरीके से एक मिडिल क्लास को और गरीब करने की सोच, जहां आज इंडिया जीडीपी के अंदर बढ़ता चला जा रहा है, जहां पर आज हम लोग अपने आप को वर्ल्ड के अंदर अपने को एक ऐसे लेवल पर लाकर खड़ रहे हैं, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी में आके आने वाले वक्त में खड़े कर रहे हैं। तो क्या ये मानसिकता पीछे की तरफ चली गई इनकी? आज जब आपने इंदिरा गांधी के पैसे तो आपने सारे हड़प लिए, उसके लिए आपने सब कुछ चेंज कर लिया। आपका मन करता है आप चेंज करते हैं, मन करता है राहुल गांधी जी आते ऑर्डिनेंस को फाड़ते हैं, चेंज कर देते हैं। क्या है इनका? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जो एक शहजादे जी का जो एक पूरा एक क्रोनोलॉजी जो ये साथ में लेकर आते हैं, क्या आप जो सक्सेशन एक्ट है उसको आप खत्म करने की पोजीशन पे खड़े हैं? क्या आपके मुसलमान भाई इसको इजाजत दे रहे हैं? क्योंकि उनका भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है जो 6.1 लाख करोड़ है। क्या आपने उनसे पूछा? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। बहुत ही डरावनी पोजीशन है ये। ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। रितु चौधरी जी, जब ये बार बार कहा जा रहा है कि ये जो दरअसल विरासत का कानून था, ये कहीं ना कहीं यही सोच कांग्रेस की है, ये आरोप बीजेपी लगा रही है। और अब जो एक बड़ी बात प्रधानमंत्री की तरफ से आई और कहा गया कि कांग्रेस की जो लूट है वो जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अब वो कह रहे हैं, उन्होंने एक नई बात लेकर आए कि इंदिरा गांधी के समय का ये कानून था, 1953 से लागू था। उनकी इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी ने सिर्फ संपत्ति बचाने के लिए उसको चेंज कर दिया। देखिए, अभी जो कल है चुनाव का दूसरा चरण है और 89 सीटों पर जो है वोटिंग होने वाली है। उससे पहले भी पहले चरण में जो वोटिंग हुई उससे कहीं ना कहीं भाजपा को और खास तौर पे मोदी जी को ये अंदाजा लग गया कि ये लोग हारने जा रहे हैं। उतना प्रतिशत जो वोट का था इनका वो कम हुआ और जो प्रतिशत वोट का कम हुआ वो भाजपा का प्रतिशत था। जो लोग वोट डालने आए ही नहीं, जो इनकी नीतियों से सहमत नहीं थे और उनके झूठों से और इनकी मक्कारी से सहमत नहीं थे। और ये लोग इतने डरे हुए हैं इस चीज को लेकर कि रोज नित नए झूठ घड़ते हैं कि किस प्रकार से देश की भोली भाली जनता को इस प्रकार के जुमलों में, इस प्रकार की मनगढ़ंत कहानियों में फंसाया जाए ताकि वोट का पोलराइजेशन कर सके। और ये जो इनहेरिटेंस जो विरासत कर की आप बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं यही एक मनगढ़ंत जो है वो एक कहानी गढ़ी गई है जिसके द्वारा लोगों को बरगलाने का और बेवकूफ बनाने का जो है वो मोदी जी मंच से ये काम कर रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि विरासत कर को खत्म करने वाली कांग्रेस पार्टी, ये राजीव गांधी जी ने 1985 में कर दिया था। दूसरी बात जिसको लेकर अभी ये सवाल उठे कि ये तो इंदिरा गांधी जी ने की जो प्रॉपर्टी थी उसको लेकर का, तो ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 1970 में इंदिरा गांधी जी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है वो दान कर दी थी। उससे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने और मोतीलाल नेहरू जी ने देश के नाम सारी प्रॉपर्टी जो है अपनी आजादी से पहले वो देश के नाम कर दी थी ताकि वो देश की आजादी में सहयोग कर सके। तो गांधी परिवार वो परिवार है जो कि अपना जो अपनी
वेल्थ है उसको देश के नाम कर चुका है ऑलरेडी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी ने कितने पैसे या कितने घर या कुछ भी क्या देश के नाम किया, या उनके परिवार में से किसी ने किया, या जो लोग आज बात कर रहे हैं, तमाम राजनाथ जी की बात कर लूं, तमाम इनके नेताओं की बात कर लूं, क्या किसी ने देश के नाम कुछ किया है क्या अभी तक? ठीक है, एक खबर ये है इस पर रितु चौधरी जी ठीक है, इसका जवाब हम जरूर लेंगे अनुजा कपूर से, लेकिन एक सवाल जो किया जा रहा है कि 1 अप्रैल 1984 को ये कानून बदलते हैं। राजीव गांधी के समय में वीपी सिंह उस वक्त वित्त मंत्री थे, और उसके बाद 2 मई 1984 को इंदिरा गांधी की जो विरासत है वो प्रकाशित होती है। 21.5 लाख रुपए उनके तीनों पोते पोतियों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कही जाती है, तो इसको कैसे झुठला देंगी? देखिए, क्या आपके दादा ने आपके नाम प्रॉपर्टी नहीं की क्या? अगर उनके पास प्रॉपर्टी थी तो आपके नाम की ना, मेरे दादा ने मेरे नाम की ना, या इस देश के हर उस व्यक्ति के उसके दादा की और उसके बाप दादाओं की प्रॉपर्टी चलती आ रही है। अगर इंदिरा गांधी की कुछ प्रॉपर्टी अगर बची हुई है और वो अपने पोते पोतियों के नाम करती है तो इससे बुरा क्या है? नहीं, इसमें कोई बिल्कुल बुराई नहीं है। इसमें बिल्कुल देश की संपत्ति को छीन कर उद्योगपतियों को तो नहीं दिया। ठीक है, बिल्कुल बुराई नहीं है, लेकिन दरअसल 20 लाख रुपए से अगर ऊपर की प्रॉपर्टी होती थी तो उस पर 85% टैक्स लगता था। तो जब वो ये कानून चेंज हो गया तो टैक्स नहीं लगा, अदरवाइज 20 लाख रुपए, 21 लाख, 21.5 लाख रुपए का 85% जो है वो सरकार ले लेती उस दौरान की तत्कालीन सरकार, और जो 15% बचता आप कैलकुलेट कर लीजिए वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और वरुण गांधी के बीच में बांट दिया जाता। तो वो तो लगभग सारी संपत्ति चली जाती। यही आरोप बीजेपी लगा रही है और यही जवाब हम आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए, यही कारण था कि क्योंकि लेने में इतना पैसा जो है वो जा रहा था, ये वीपी सिंह जी का बयान भी है इसमें, कि इस वजह से ताकि देश की जनता को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। ठीक है। और देश का इस कानून का जो मकसद था वो हासिल नहीं हो पा रहा था, इसी वजह से इस कानून को जो है निरस्त किया गया। ठीक है। तो ये जो है टोटल, देखिए आज जो है निखिल जी, आज जो देश के मुद्दे होने चाहिए, भुखमरी होनी चाहिए, महंगाई होनी चाहिए, बेरोजगारी होनी चाहिए, महिला सुरक्षा होनी चाहिए, पढ़ाई स्वास्थ्य होना चाहिए। ठीक है, तो विकास के मुद्दे पर बीजेपी बात नहीं कर रही है, ये पॉइंट भी आपके आगे। चूंकि हमारे पास समय बहुत कम है, मैं चाह रहे हैं कि बिल्कुल 30 सेकंड में रिएक्शन चाहूंगा बीजेपी प्रवक्ता का, उसके बाद मैं डीके दुबे के पास जाऊंगा। अनुजा जी, आपका तर्क। निखिल जी, मैं अपनी बहन ऋतु से ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप सिर्फ डिबेट पर ये बोल रही हैं या आपने घर पे इस पे विचार भी किया है? क्योंकि क्या आपकी जो संपत्ति है कोई आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड आकर आपकी हक ले ले, छीन ले, जिसमें आपके लोग घर में उठ के दिन रात मेहनत करते हो, और आखिरी में आकर आप दान नहीं कर रही हैं मैडम, अब दान नहीं कर रही हैं। आपने कहा कि दान हुआ नेहरू और इंदिरा गांधी और मोतीलाल नेहरू ने किया, ये दान नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपसे छीना जा रहा है। कहां लेकर जाना चाहती है इस देश को? क्या आप इस निजी तरीके से आप खड़ी हैं क्या आप सच में चाहती है कि आपकी संपत्ति, आपका स्त्री धन, ये सब कुछ ले लिया जाए, आपसे छीन लिया जाए? मैं इसके लिए इजाजत नहीं दे सकती। ठीक है, क्योंकि ये ठीक है, आपका पॉइंट भी आ गया। मुझे बार बार कहा जा रहा है कि समय हो गया है, मैं फिर भी डीके दुबे जी के पास चाहूंगा। डीके दुबे, बिल्कुल 30 सेकंड में आप समराइज करिएगा। मैं चाहूंगा, आपको लगता है कि आज के दौर में ये कानून कितना मौजूद हो सकता है? क्या ये कानून आज के दौर में लागू किया जाना चाहिए? हो सकता है, क्या संभव है? नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट के इतने सारे जजमेंट आ चुके हैं और जिस स्थिति में हम आ चुके हैं, ये कानून भारत में बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ चला जाएगा, और अगर इस तरह का कानून लाया जाता है तो मुझे लगता है प्रथम दृष्टया अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर बस मैं 10 सेकंड में पूरा करूंगा कि जैसा ऋतु जी कह रही हैं कि भाई दान कर दिया, तो आज एजेएल का मामला जो है बहुत खतरनाक टाइप का है, और आज जो नेशनल हेराल्ड का मामला है वो 5,000 करोड़ की संपत्ति जो कि सामान्य आदमी की है, जो कि उस समय के कार्यकर्ताओं की है, जो स्वतंत्रता सेनानियों की है, वो कैसे कन्वर्ट हो गई? ठीक है, इस पर बहस को कभी आगे जारी रखेंगे। मुझे लगता है कि ये इस चुनाव के दौरान ये बहस रहेगी। फिलहाल ऋतु चौधरी जी आपका, अनुजा कपूर जी आपका और डीके दुबे जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरी चर्चा में। और आपने देखी ये जो बहस है, इसमें दरअसल सब अपना अपना तर्क रख रहे हैं, लेकिन इस पर कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि उसकी तरफ से कहीं कोई गलती हुई है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का